Hello students, welcome to PYQ चैप्टर डिस्कशंस। इससे पहले हमने चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर को टीच किया था। तो जो स्टूडेंट्स हमारा वो चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखे हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस के PYQ के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने से पहले आप चैप्टर का जो डिस्कशन वाली वीडियो है वो देख लीजिए। चैप्टर की डिस्कशन वाली वीडियो देखने से आपको इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के डिस्कशन करने में बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत इजी हो जाएगा। एंड फिर से अगर देखें तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आपको नॉलेज वाइज उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से देखेंगे तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से हर साल 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस को मिला दें तो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल। तो अब अगर देखेंगे तो सॉलिड एंगल आप अगर चैप्टर वाली वीडियो देखोगे तो सॉलिड एंगल की यूनिट तो होता है स्टीरेडियन, लेकिन इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, ये डायमेंशंस लेस है। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टीरेडियन होती है लेकिन इसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। तो कह रहा है कि द क्वांटिटी व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। इसका मतलब आपको इसमें ऐसे टर्म ढूंढने हैं जिसका कोई डायमेंशंस नहीं होता है। तो अगर आप देखें तो पहला ऑप्शंस मैच कर रहा है। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है, उसका कोई डायमेंशंस नहीं होती है। एंड एंगल का भी कोई डायमेंशंस नहीं होता है, लेकिन एंगल की यूनिट होती है। एंगल की यूनिट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हम लोग डिस्कस किए हैं। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है एंड स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसी में देखेंगे स्ट्रेन एंड आर्क है, तो स्ट्रेन का तो नहीं होगा, लेकिन आर्क चूंकि लेंथ के फॉर्म में होता है इसलिए इसकी डायमेंशंस होगी। उसी तरह से स्ट्रेस का होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया का होगा, एंगल का नहीं होगा। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस इसमें दोनों का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा देखें, अब फिर से आ गया प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के पास यूनिट होता है लेकिन डायमेंशंस नहीं होता है। डायमेंशन बट नो यूनिट्स तो गलत हो गया। नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन ये भी गलत हो गया। बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन ये गलत हो गया। यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। प्लेन एंगल को अगर देखेंगे तो प्लेन एंगल की यूनिट स्टीरेडियन होता है और एंगल की रेडियन होता है। इसका मतलब इसके पास यूनिट्स है लेकिन दोनों का कोई डायमेंशंस नहीं है। इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखें अगर तो ये कह रहा है द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। आपको 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप रिकॉल करें तो हम लोगों ने ऐसा सीखा कि 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इजकल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। एंड 180 डिग्री 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन होता है। का मतलब 1 डिग्री इजकल टू पाई/180 रेडियन होगा। एंड 1 मिनट इजकल टू 1/60 डिग्री है एंड 1 डिग्री इजकल टू पाई/180 रेडियन है। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 1 मिनट विल बी इक्वल टू 1/60 एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई/180 रेडियन। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो आपको 2.91 ये ऑप्शंस आ जाएगा। ये रिलेशंस जो हमने चैप्टर वीडियो में देखेंगे तो ये रिलेशंस को हमने वहाँ पर हाईलाइट किया है। 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट है तो 1 मिनट इजकल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आंसर हमको रेडियन में चाहिए तो 180 डिग्री इजकल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इजकल टू पाई/180 रेडियन आ जाएगा। उससे ये रिलेशंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो
ऐसे केसेस में आप उससे रिलेटेड कोई मैकेनिक्स टाइप का फार्मूला को रिकॉल करिए, तो उससे आ सकता है। जैसे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 एंड Q2 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ से अब देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट हमारा फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, ये आ सकता है इससे। तो सेकेंड ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ऐसा कोई रेयरली क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मिलेगा। तो आप ये समझो कि हम इसका जो पर्पस है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उससे एक्वेंट कराना, और आपका एक रिवीजन हो रहा है उससे। नेक्स्ट अगर देखें तो वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये तो डायरेक्ट है, h इक्वल टू 6.63 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। एंड आपको जैसे एनर्जी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी की वैल्यू है, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल ले सकते हैं आप। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो h इक्वल टू 4.15 10 टू द पावर -15 है। यहाँ पर थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये 10 टू द पावर -15 है ये। तो इसका मतलब हमें जब हम इसमें रिकॉल करते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में भी फार्मूला को रिकॉल करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप फार्मूला को फिर से अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि इसकी लेंथ L है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, एंड यहाँ से जो हीट फ्लो कर रहा है उसकी रेट डेल्टा Q अपन डेल्टा T को आप K A एंड T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाय L ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हो, ये जूल पर सेकेंड है, ये जूल पर सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड वाट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो K, यहाँ से ये वाट हो गया, एंड मीटर से मल्टीप्लाई किए एंड मीटर स्क्वायर से डिवाइड किए, एंड यहाँ पर केल्विन या डिग्री सी ले सकते हैं। तो इसकी यूनिट वाट पर मीटर एंड पर केल्विन ऐसा आ सकता है। तो अगर देखें तो वाट पर मीटर पर केल्विन आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जैसे जिसकी आपको द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आप कोई फार्मूला को कलेक्ट करिए, रिकॉल करिए, उस फार्मूला से आप उसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, डैम्पिंग फोर्स on an oscillator is directly proportional to the velocity. The unit of constant of proportionality are, ये कह रहा है कि आपका damping force is directly proportional to velocity. तो यूजुअली हम इसको -BV लिखते हैं, क्योंकि जो डैम्पिंग फोर्स होगा, रेसिस्टिव फोर्स होगा, वो ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि द यूनिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितना है, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये F अपन V हो जाएगा, F अपन वेलोसिटी है, ये सॉरी ये वेलोसिटी है। एंड अगर आप देखें यूनिट पूछ रहा है, तो इसको अगर मास इंटू एक्सेलरेशंस लिखें तो वेलोसिटी, अब मास को kg एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड, तो इसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, kg पर सेकेंड हो जाएगा। इसके बेसिस पर आपका जो यूनिट है वो kg पर सेकेंड हो जाएगा, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कन्वर्सन ऑफ यूनिट से रिलेटेड है। द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज यूनिट ऑफ लेंथ को उसने 10 सेंटीमीटर कर लिया
एंड यूनिट ऑफ मास को 100 ग्राम कर लिया, तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी, यानी कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करें जिसमें लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड मास 100 ग्राम है, तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कंसेप्ट कलेक्ट किया है कि N1 U1 इक्वल टू N2 एंड U2, ऐसा हमने सीखा है। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू 4 है एंड U1 की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एंड यहाँ पर N2 नहीं मालूम है, एंड U2 देखेंगे तो मास की जगह पर 100 ग्राम लेने के लिए बोल रहा है, तो ये हमारा 100 ग्राम हो गया। एंड लेंथ को 10 सेंटीमीटर लेने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होल का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ गया, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से डबल जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, तो N2 का वैल्यू 40 आ जाएगा। इसका मतलब आपका सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टीफेंस बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब अगर देखें, अगर ये नॉर्मल बॉडी है, इसकी सरफेस एरिया A है, इसकी टेम्परेचर T है, तो यहाँ से जो थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी एमिट होती है, उसकी रेट आप स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ से लेते हैं, एंड डेल्टा Q अपन डेल्टा T इक्वल टू सिग्मा A T टू द पावर 4 लिखते हैं हम फॉर ब्लैक बॉडी के लिए रेट ऑफ एमिशन ऑफ द हीट एनर्जी ये होगा, लेकिन नॉर्मल बॉडी के लिए आप एमिसिविटी का भी वैल्यू लगाते हैं, एंड एमिसिविटी जो है वो लेस देन 1 होता है फॉर द नॉर्मल बॉडी, एंड ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी की वैल्यू 1 होती है। तो इसके बेसिस पर ये आपका स्टीफेंस बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी यूनिट यहाँ से फाइंड करना है। तो ये फिर से जूल पर सेकेंड हो गया, ये जूल पर सेकेंड फिर से वाट हो गया, तो सिग्मा विल बी इक्वल टू वाट पर मीटर स्क्वायर एंड पर केल्विन टू द पावर -4। तो ये आपका स्टीफेंस कांस्टेंट्स की यूनिट हो सकती है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर एंड केल्विन 4। तो आपका जो है फर्स्ट ऑप्शंस करेक्ट हो गया इस केसेस में। नेक्स्ट देखें, अगर फिर से कन्वर्सन ऑफ यूनिट से रिलेटेड है। इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चोज टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू। तो आप अगर देखें, हम लोगों ने फिर से आपको फार्मूला यूज करना है, N1 U1 इक्वल टू N2 एंड U2, ऐसा फार्मूला यूज करना है। तो N2 को आप N1 एंड M1 अपन M2 टू द पावर A, ये नॉर्मल है, ये हम लोगों ने किया है। L1 अपन L2 होल टू द पावर B एंड T1 अपन T2 होल टू द पावर। एंड अगर फोर्स का देखेंगे तो हम MLT-2 ये यूज़ करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो आपका A 1 हो जाएगा, T भी 1 हो जाएगा, एंड T जो है वो -2 हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो ये आपका N1 सिस्टम है, जिसमें उसने लेंथ को 10 सेंटीमीटर एंड मास को 10 ग्राम एंड टाइम को 0.1 सेकेंड यूज़ किया है। एंड जो द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम N2 को लिखें तो दिस इज 1, एंड मास के जगह पर हम लिख रहे हैं 10 ग्राम, एंड यहाँ पर लिख रहे हैं kg एंड होल टू द पावर। A का वैल्यू 1 है तो मैं 1 फेड कर देता हूँ, एंड लेंथ हमारा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर
एंड फिर से ये कन्वर्सन ऑफ यूनिट से रिलेटेड है. In a particular system, the unit of length, mass and time are chose to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. So unit of force in this system will be, आपको इस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स को फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, N1U1 एंड इक्वल टू N2U2. ये कन्वर्सन्स के लिए हम फार्मूला लगाते हैं. तो अगर हम N2 को लिखें, so that will be equal to N1 and M1 upon M2 and whole to the power A L1 upon L2 and to the power B and T1 upon T2 the power, ऐसा लिखते हैं. एंड अगर हम फोर्स का देखें तो फोर्स इक्वल टू MLT माइनस 2 होता है. तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो आपका A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 एंड C का वैल्यू -2 आ जाएगा. अब अगर यहाँ पर फिट करें तो N2 विल बी इक्वल टू N1 1, M1 हमारा kg है एंड जो सिस्टम ऑफ यूनिट लिया है उसमें वो 10 ग्राम लिया है. तो यहाँ पर एंड A की वैल्यू 1 है एंड L1 हो गया kg एंड जो सिस्टम लिया है उसमें 10 सेंटीमीटर लेने के लिए बोल रहा है. तो ये हमारा फिर से 1 हो गया एंड सेकेंड एंड 0.1 सेकेंड एंड ये हमारा यहाँ पर -2 है. अब अगर देखें तो आप यहाँ पर kg को 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय नहीं ये मीटर है, सॉरी यहाँ पर मीटर है, ये मीटर है, मीटर. तो यहाँ पर 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये 10 ऊपर जाएगा और माइनस है तो ये 1/100 हो जाएगा. तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो ये 10 न्यूटन आ जाएगा. तो हमारा सेकेंड थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि C विल बी द करेक्ट आंसर्स. कन्वर्सन ऑफ यूनिट से रिलेटेड है एंड इस तरह का क्वेश्चंस हमने कई बार किया है, ये चैप्टर डिस्कशन में भी आया है. एंड यहाँ पर जिस क्वांटिटी का करना होता है उस क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल करके ABC का वैल्यू निकाल करके एंड सिस्टम में फिट करके आप इसको निकाल सकते हो.